नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम अपने जो हमारी सिद्धस पाठ्य पुस्तिका है उसमें हमने काफी अपने 3 से 4 चैप्टर हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं काव्य खंड के, और उसमें हमने बहुत सी कविताएं यहाँ पर पढ़ ली हैं, कविताओं के भावार्थ जान लिए हैं, पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में भी हमने काफी चीजें आपकी यहाँ पर पढ़ ली हैं। तो आज हिंदी व्याकरण का जो हमारा पाठ है, हिंदी व्याकरण में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है समास। तो समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में कोई भी चीज आप रट नहीं सकते, आपको प्रॉपर याद करनी होती है, आपको नोट डाउन करना होता है। तो जब हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ तो आप सभी नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे, साथ के साथ समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर जो हिंदी व्याकरण है उसमें आप देखते हैं बहुत सारी चीजें हमारी आती हैं, जिसमें संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास, संधि, अलंकार, छंद और रस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं हिंदी व्याकरण के जो दिए गए हैं, और हमने पढ़ना है इन सभी को। और सारे टॉपिक्स इतने ज्यादा कॉमन है कि आप जब आगे बड़ी हायर स्टडीज में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो आपको इस तरह से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपको हमेशा करने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आपको सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम और लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीजें लगभग आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, लेकिन हम इनको भी रिवाइज करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि जो हमारा टॉपिक होता है यहाँ पर आपका पद परिचय, तो पद परिचय जो हमारा टॉपिक होता है वो हमने पढ़ लिया है। तो आपने देखा होगा कि उसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, ये सारी चीजें हमने उसमें क्लियर की हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। हम पढ़ने जा रहे हैं समास को। तो समास क्या होता है, देखिए समास क्या होता है। देखिए समास होता है संक्षिप्त करना, किसी भी जो भी हमारा एक वाक्य हो, शब्द हो, उसको संक्षिप्त करना, यानी कि छोटे शब्दों में लिखना, कम शब्दों में लिखना। तो समास तो सबसे पहले है एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया। क्या है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सामासीकरण। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सामासीकरण। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं राजपुत्र। राजपुत्र, तो ये क्या है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। ठीक है, ये दो शब्द आपके राज और पुत्र मिलकर आपके दो शब्द बने, और ये क्या है? राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, ये एक आपका समास मिलकर बना, तो इसको कहा गया राजपुत्र। इसी तरह से चंद्रमुख, चंद्र धन मुख, चंद्रमा के समान मुख, जिसका चंद्रमा के समान मुख हो तो उसको क्या कहेंगे? चंद्रमुख। तो हमने क्या कहा, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार, तो उसको क्या कहेंगे? चौराहा। ठीक है, घोड़े पर सवार, उसको क्या कहेंगे? घुड़सवार। तो इस तरह से हम आगे चलेंगे और अपने इस समास के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं समास के अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले समास की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। समास की परिभाषा, प्रकार और कुछ उसके उदाहरण। तो क्या है
समास, समास की परिभाषा आखिर क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास का जो अर्थ होता है वो है संक्षिप्त करने की विधि या संक्षिप्तीकरण। नोट डाउन करेंगे जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे। समास का तात्पर्य यानी कि समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, संक्षिप्तीकरण जिसको हम कहते हैं, यानी कि बड़े से छोटे रूप में लेकर आना। किसी भी शब्द को, शब्दांश को मिलाकर हम क्या करते हैं, छोटे रूप में लेकर आते हैं, तो इसको हम कहते हैं संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, समास का तात्पर्य क्या है। उसके बाद अब समास का तात्पर्य क्या है ये तो हमने बता दिया कि संक्षिप्तीकरण। तो आखिर समास कहते किसे हैं, परिभाषा क्या होगी, समास की परिभाषा क्या होगी। तो उसके लिए अब हम नोट डाउन करेंगे समास की परिभाषा। तो क्या है समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं, देखिए नवीन तो है, नवीन अर्थात नया, नवीन अर्थात नया, तो नवीन तो है ही लेकिन कैसा है, सार्थक भी है साथ में। सार्थक यानी कि ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी जोड़ दिया, आपने कुछ भी मिला दिया तो वो आपका समास बन गया, नहीं। दो या दो से अधिक ऐसे शब्द मिलकर जो एक नया शब्द बनाते हो और सार्थक शब्द बनाते हो। सार्थक यानी कि जिसका अर्थ भी होता है, जिसका अर्थ भी होता है उसे कहते हैं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, और समास क्या है, एक प्रक्रिया है, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है और इसी को हम समास कहते हैं, इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको समास तो पता चल गया, समास आपको क्लियर हो चुका है। लेकिन अब हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा है नया। अब हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा नया, यानी कि बने हुए नवीन शब्द, बने हुए नवीन शब्द यानी कि नए शब्द एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो जो नया शब्द बनकर आता है, जो नया शब्द बनकर आता है समास की प्रक्रिया के दौरान, उस नए शब्द को क्या कहते हैं, उस नए शब्द को कहते हैं समस्त पद। उस नए शब्द को कहते हैं समस्त पद। ठीक है, जो नया शब्द होता है उसको कहते हैं समस्त पद। और देखिए समस्त पद को सामासिक पद भी कहते हैं, समस्त पद को ही सामासिक पद भी कहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, ये समस्त पद क्या होता है। और देखिए कुछ एग्जाम्पल पहले हम देख लेते हैं कि हमने कहा जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नवीन और सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसको कहते हैं समास। तो देखिए समास के कुछ एग्जाम्पल हैं, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे। कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। आप देख रहे होंगे कि कुछ शब्द हमने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, कुछ शब्दों को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, आपको दिखाया गया है कि वो कैसे के समान, के लिए, पर, का। तो ये क्यों किया गया है ये आप आगे देखेंगे। आगे जब आप देखेंगे समास के बारे में, आप जब पूरी तरह से पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो कमल के समान चरण, तो उसको क्या कहेंगे शब्द को, चरण कमल। तो ये क्या है आपका समस्त पद, क्या है आपका समस्त पद है। ये जो नया शब्द बना है ये आपका समस्त पद है या सामासिक पद है, ये समस्त पद या सामासिक पद है। और ये जो प्रक्रिया हो रही है, रसोई के लिए घर, रसोई घर, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, देश का भक्त, देशभक्त, राजा का पुत्र, राजपुत्र, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति,
ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो समास को यहाँ पर दर्शाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है ये समासीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और जो नया बना हुआ शब्द होता है वो क्या होता है? समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। क्लियर? सभी को क्लियर हो चुका है? तो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब समास जो है, ठीक है, समास के नियमों से जो निर्मित शब्द है, जो अभी अभी हमने यहाँ पर लिखा, समास के नियमों से निर्मित जो शब्द है, यानी कि जो समास के नियमों से बना है, सामासीकरण से जो बना है, संक्षिप्तीकरण से जो बना है, उसके अलग अलग दो नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? सामासिक शब्द और समस्त पद। सामासिक पद या सामासिक शब्द और समस्त पद। क्लियर? ये नोट डाउन कीजिए साथ के साथ एक एक चीज को नोट डाउन करेंगे, लिखते रहेंगे। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पर कहा कि जो शब्द है वो क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो समास से संबंधित कुछ पहले आप जरूरी चीजें सीख लीजिए। देखिए, समास जो होता है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सबसे पहले तो समास में कम से कम देखिए, दो पदों का मेल होता है। ठीक है, कम से कम दो पदों का मेल होता है। जैसे हमने कहा देश के लिए भक्त, तो देश और भक्त। ठीक है, हमने क्या कहा? देश का भक्त। ठीक है, ये हमने आपको कहा, देश का भक्त। तो देश और भक्त, कम से कम दो पद होने चाहिए समास की प्रक्रिया के लिए। ठीक है, और उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम। तो जो ये पहला पद है, जो पहला पद है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है पूर्व पद और उत्तर पद। हेडिंग डालेंगे इसी तरह से, पूर्व पद और उत्तर पद। तो जो पूर्व पद और उत्तर पद है वो क्या है? वो है जो सामासिक शब्द बनता है। जो भी सामासिक शब्द बनता है, जैसे हमने कहा देश का भक्त, तो उसको क्या कहेंगे? देश भक्त। क्या कहेंगे? देश भक्त। जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखा, कमल के समान चरण। तो देखिए, कमल और चरण, ठीक है, कमल और चरण दो पद है। इसी तरह से रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर रसोई और घर दो पद है। घोड़े पर सवार, घोड़े और सवार दो पद है। इसी तरह से देश और भक्त दो पद है। राजा और पुत्र दो पद है। तो ये क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद। तो समास की प्रक्रिया में, समास की प्रक्रिया में जो यहाँ पर शब्द बनते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर शब्द बनते हैं, उसमें जो पहला पद होता है, ठीक है, जो पहला पद होता है वो पूर्व पद कहलाता है। जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला पद पूर्व पद और आखिरी पद या दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, देश जो है वो आपका पूर्व पद है और भक्त जो है वो आपका उत्तर पद या आखिरी पद है। ठीक है, उत्तर पद या आखिरी पद है। इसी तरह से चरण कमल, देखिए ये पद आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि जब आप समास के प्रकार पढ़ेंगे, जब आप समास के प्रकार पढ़ेंगे तो आप इसी से जान पाएंगे कि ये कौन सा समास है। इसीलिए जरूर याद रखिए यहाँ पर कि ये कौन सा पद है, चरण कमल। ठीक है, तो चरण कमल दो पद हैं। चरण आपका पूर्व पद है, कमल आपका उत्तर पद है। ठीक है, इसी तरह से रसोई घर, रसोई आपका पूर्व पद है और घर आपका उत्तर पद है। दो पदों से मिलकर बनता है। घुड़सवार, घुड़
आपका पूर्व पद है, सवार आपका उत्तर पद है। ठीक है, इसी तरह से देश भक्त, देश आपका पूर्व पद है और भक्त आपका उत्तर पद है। राजपुत्र, राज आपका पूर्व पद है, यानी कि राजा आपका पूर्व पद है, पुत्र आपका उत्तर पद है। तो जो भी यहाँ पर समास की प्रक्रिया हुई है, ये इससे जो नया शब्द बना है उसको कहते हैं सामासिक शब्द। और सामासिक शब्द जो है उसके पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, उसके दूसरे पद को उत्तर पद या आखिरी पद कहते हैं। उत्तर पद या पूर्व पद, तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ चीजों को नोट डाउन करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं अपने आगे, समास के भेद। आगे बढ़ते हैं, समास के भेद। समास के भेद, तो समास के भेद, तो इसमें आपने देखा होगा समास के जो भेद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, समास के भेदों में सबसे पहले हम इसके लिए समास विग्रह, आपने कई बार अपने एग्जाम में देखा होगा कि समास विग्रह करने के लिए आपका आता है। ठीक है, तो समास विग्रह क्या होता है? जो आपका समस्त पद है, ठीक है, जो आपका समस्त पद है, जो आपका सामासिक पद है, उसको उसकी पूर्वावस्था में लेकर आना या उसको पहले की तरह अलग अलग कर देना आपका समास विग्रह कहलाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है देशभक्त, ठीक है, शब्द है देशभक्त, तो आप उसको लिखेंगे देश का भक्त, तो हो गया समास विग्रह। उसी तरह से आप लिखेंगे देश के लिए भक्ति, तो आपने उसको उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ गए देशभक्ति। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कहीं पर आता है आपका के लिए, कहीं पर आपका आता है के, कहीं पे आपका आता है का, तो उसी के आधार पर आपको के जो समास है, हिंदी में जो आपके समास है, उनको 6 भेदों में बांटा गया है, उनको 6 भेदों में बांटा गया है। तो आप इन 6 के 6 भेदों को पहले नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए साथ के साथ। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, सबसे पहला है आपका अव्ययी भाव समास, नोट डाउन भी करेंगे साथ के साथ। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका है तत्पुरुष समास, नंबर 3 आपका है कर्मधारय समास, नंबर 4 आपका है द्विगु समास, नंबर 5 आपका है द्वंद्व समास, नंबर 6 आपका है बहुव्रीहि समास। 6 होते हैं समास के भेद। तो सबसे पहले तो नाम याद कीजिए, सबसे पहले नाम याद कीजिए, नाम लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्लियर? इसके बाद हम सबसे पहले जब हम समास यहाँ पर पढ़ते हैं, समास के 6 प्रकार हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो सबसे पहले हम हमारा जो पहला समास है अव्ययी भाव समास, उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो समास के 6 भेद होते हैं, ये याद रखिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला भेद शुरू करेंगे अव्ययी भाव समास। तो देखिए, बिल्कुल भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज नहीं नोट डाउन की है, फिर से नोट डाउन करनी है, तो आप वो भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं बैठेंगे कि मैम पढ़ा रही है और आप नोट डाउन कर रहे हैं, बस इतना खत्म। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछेंगे, दोबारा से पूछेंगे, लेकिन साथ के साथ नोट डाउन भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला टॉपिक है अव्ययी भाव समास। तो हम पढ़ेंगे अपने पहले टॉपिक को, अव्ययी भाव समास को। तो सबसे पहले तो परिभाषा कि आखिर अव्ययी भाव समास होता क्या है, अव्ययी भाव समास कहते किसको है। ठीक है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो परिभाषा सबसे हम पहले पढ़ेंगे। तो परिभाषा देखिए, जिस समास का पहला पद, अभी देखिए मैंने आपको कहा था कि पूर्व पद और उत्तर पद आप याद रखेंगे। ठीक है,
पूर्व पद और उत्तर पद आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जिस समास का पहला पद यानी कि जो पूर्व पद है वो अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? अब ये अव्यय क्या होता है? आपने पढ़ा है ना, अव्यय शब्द किसे कहते हैं? अव्यय शब्द किसे कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? अव्यय। अ का अर्थ होता है बिना, व्यय का अर्थ होता है खर्च। तो जिस समास में, जिस शब्द में, जिस शब्द को हम बिना किसी परिवर्तन के हर तरफ से प्रयोग करते हैं, ठीक है, अव्यय या अविकारी, यानी कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं आता, ना तो लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना काल के आधार पर, ना किसी भी चीज के आधार पर, ठीक है, वो शब्द आपका हर जगह बिल्कुल एज इट इज प्रयोग किया जाएगा, तो उसको कहते हैं अव्यय। तो देखिए अव्यय क्लियर हो गया। जब आपको अव्यय क्लियर हो गया तो प्रधान अर्थात मेन, प्रधान का अर्थ होता है मेन या मुख्य। तो जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय यानी कि अविकारी होता है, अव्यय और अविकारी शब्द क्लियर होने चाहिए। देखिए एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी। अव्यय होता है तथा प्रधान होता है, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जैसे आप देखेंगे पहला पद, पहला पद जैसे अनु, अनु का क्या अर्थ होता है? अनुक्रमांक, ठीक है। आ का अर्थ होता है आजीवन, ठीक है। प्रति, प्रति का हम और भी यहाँ पर बना सकते हैं प्रतिमास, प्रतिपल, प्रतिदिन, ठीक है। भर, भर, भरपेट, ठीक है, या भरसक। यथा, यथा में यथा संभव, ठीक है, या यथा विधि। तो इस तरह से, इसी तरह से तथा, तथा के भी आपके यहाँ पर बहुत सारे शब्द। तो आपका जो पूर्व पद होता है, ठीक है, हर, तो हर पल, हर घड़ी, ठीक है। इसी तरह से प्र, तो आपके जो ये शब्द हैं, जो पहले आपके शब्द आते हैं उनको कहते हैं पूर्व पद। और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये इन एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कीजिए, इन एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन कीजिए। और देखिए अव्ययी भाव समास को हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे, और भी यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहले ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए। अव्ययी भाव समास की परिभाषा कि जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हमने कहा आजीवन, तो आजीवन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो आएगा जीवन भर, ठीक है। तो आ शब्द जो है उसी की प्रधानता है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा भरपेट, भरपेट यानी कि पेट को भरकर, तो पेट भरने की, देखिए भर शब्द की प्रधानता यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह से अनुक्रमांक, तो अनुक्रम या यथा विधि या यथा शीघ्र, यथा यानी कि विधि के, यथा संभव जो संभव हो सके, यथा विधि जो विधि के अनुसार हो, यथा शीघ्र यानी कि जितना जल्दी हो सके। तो यथा शब्द की यहाँ पर प्रधानता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो पहले का है। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर की गई है यहाँ पर। पूर्व पद और उसके बाद समस्त, पूर्व पद और उत्तर पद क्लियर किया गया है, फिर समस्त पद बनाया गया है, और उसका समास विग्रह किस तरह से होगा ये भी आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको समास विग्रह नहीं क्लियर होगा ना, तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये आखिर इसमें पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है। तो देखिए अब हमने कहा आ, धन, जन,
शब्द आपका बना, समस्त पद आपका बना समासिक प्रक्रिया के दौरान, समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान आधन जन्म। तो आजन्म क्या बना? आजन्म। तो ये हुआ जन्म पर्यंत, जीवन भर। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जीवन भर। ठीक है, जन्म पर्यंत, जन्म से। ठीक है, जन्म से इसको कह सकते हैं। तो आपका पूर्व पद हुआ, जन्म आपका उत्तर पद हुआ, समस्त पद बना आपका आजन्म, समास विग्रह इसका करेंगे तो जन्म पर्यंत, जन्म से। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या क्लियर हुआ? यहाँ पर हमने कहा कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है और साथ ही क्या होता है? प्रधान होता है, मुख्य होता है, यानी कि उस शब्द में उसी की प्रधानता होती है। तो अगर आपको आजन्म शब्द लिखा जाता है तो आजन्म आप देखेंगे कि आप बता पाएंगे कि इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि आ शब्द हर जगह आपका अव्यय है, हर परिस्थिति में एक जैसा रहेगा। इसी तरह से यथा, तथा, प्रति और नी। तो बच्चों आज हमने समास, समासीकरण की प्रक्रिया और समास के भेदों के बारे में यहाँ पर जाना, पूर्व पद और उत्तर पद को भी जाना। तो साथ ही आप इस सबको घर पर याद कीजिए और साथ ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, अव्ययी भाव समास को आगे भी पढ़ेंगे और किस तरह से हम अव्ययी भाव की समास की पहचान करेंगे ये भी हम आगे क्लियर करेंगे। तो आज जो कुछ भी पढ़ा है इसको घर पर जरूर रिवाइज करें। हमारा सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।